आज के मुख्य समाचार। दृष्टिहीन का धरना प्रदर्शन जारी, 1 महीना बीता। बस किराया बढ़ोतरी पर किया सरकार का विरोध। एवोकाडो खेती पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान। पंथा घाटी में 282 ग्राम चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पाली गांव में भीषण अग्निकांड। जमीन बेदखली पर किसान बहु नागरिक सभा का जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान निर्माण का निरीक्षण किया। दृष्टिहीन संघ के चक्का जाम के दौरान घायल व्यक्ति अस्पताल से डिस्चार्ज। अब समाचार विस्तार से। सचिवालय के पास अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे दृष्टिहीन लोगों का धरना आज 1 महीने में प्रवेश कर गया। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार और मुख्यमंत्री को अंधा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार देखकर भी अनदेखा कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे कई बार सरकार से रोजगार, पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमें उम्मीद थी कि हमारी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन लगता है जैसे सरकार ने आंखें मूंद ली हो। धरने में शामिल दृष्टिहीनों का यह भी आरोप है कि सरकार केवल कागजों में योजनाएं बना रही है, जमीनी हकीकत कुछ और है। उनका कहना है कि जब तक उनके मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी मैम, मेरा नाम लक्की है और जैसा कि सभी को मालूम है, आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्य सचिव को जो 3-4 दिन पहले निर्देश दिया गया था कि सचिवालय के बाहर जो दृष्टिहीन बैठे हैं उनको लेकर एक जो मीटिंग बुलाई है, तो अच्छी बात है, आपने मीटिंग बुलाई है, लेकिन इस मीटिंग से हम सहमत नहीं हैं। सहमत हम इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर मीटिंग मुख्य सचिव जी के द्वारा जो हो रही है, मुख्य सचिव जी के साथ जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में हमें तो मालूम नहीं है कि मीटिंग में 4 दीवारों के अंदर क्या हो रहा है, क्या कुछ वो लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस तरह की मीटिंग आज से पहले भी मुख्य सचिव जी के साथ की थी। जब हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस टाइम भी 28 नवंबर 2023 को भी मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई थी। उसमें भी सिर्फ उन्होंने निर्देश दिए थे, लेकिन उन निर्देशों पे भी किसी तरह का जो है कार्य नहीं किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आज जो मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में जो है हमारे साथियों को, हमारे अधिकारियों को भी अंदर अगर बुलाते तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा होता, क्योंकि तब हमें भी ज्ञात होता कि मीटिंग में अंदर हमारे मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर है। क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा, इससे पहले हमने जब 21 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, उस दौरान हमारे साथी जब अंदर मीटिंग के लिए गए थे, धनीराम जी ने अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई थी, तो उस दौरान वहाँ पे जितने भी वेलफेयर के अधिकारी थे, खासकर कि आशीष कुमार जी, किरण भंडाला जी, तो आशीष कुमार जी ने उस टाइम कहा था कि भाई आपके जो कार्य है वो अब जो है कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम गंभीर नहीं थे। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि भाई इससे पहले आप गंभीर नहीं थे तो आप हमारा बार बार उल्लू क्यों बना रहे थे, क्यों आप हमारा बेवकूफ़ बना रहे थे, क्यों हमारे साथ 558 दिनों से इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई इस तरह का खिलवाड़ हमारे साथ ना करें। हम भी क्या बोलते हैं, इस प्रदेश के हम भी नागरिक हैं, हम भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं और ऐसे पद पे बैठकर इस तरह की जो बातें हैं वो आपको शोभा नहीं देती है। जो हमारा अधिकार है हमें वो मिलना चाहिए। और आज का जो मीटिंग है उसमें अगर हमारे साथियों को बुलाते तो शायद ये अच्छा होता। अब अंदर आप लोगों की मीटिंग हो रही है, क्या उस मीटिंग में होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि जब हमारे साथी अंदर नहीं रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि शायद इस मीटिंग में अंदर चाहे जितनी भी सार्थक तरीके से बात हो, लेकिन हमारे सामने वो बिल्कुल भी जीरो है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पंथा घाटी क्षेत्र में एंटी नार्कोटिक्स
टास्क फोर्स ने बीते कल एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 2 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुमान सिंह और विशाल के रूप में हुई है, जो दोनों ही शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र के निवासी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की गहन छानबीन भी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनटीएफ की टीम बीते कल नियमित गश्त पर पंथाघाटी क्षेत्र में तैनात थी। गश्त के दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 युवक संदिग्ध स्थिति में इलाके में घूम रहे हैं और उनके पास मादक पदार्थ हो सकते हैं। सूचना के आधार पर एनटीएफ की टीम ने दोनों युवकों को रोककर उनकी तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 282 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। आरोपियों ने पूछताछ में अपने नाम गुमान सिंह और विशाल बताए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोनों युवक शिमला में चरस की खेप किसी संभावित ग्राहक तक पहुंचाने की फिराक में थे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि वे यह मादक पदार्थ किसे और कहां बेचने जा रहे थे। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई बड़ा गिरोह भी सक्रिय हो सकता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से नशे की खेप लाकर शहरी इलाकों में सप्लाई करता है। एनटीएफ की टीम अब यह पता लगाने में जुट गई है कि आरोपियों के पास यह चरस कहां से आई और इस धंधे में कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। शिमला के छोटा शिमला बस स्टॉपेज पर स्थानीय महिलाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बस किराए की बढ़ोतरी सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर बस किराया बढ़ोतरी ने और बोझ डाल दिया है। रोजाना बस से सफर करने वाली कामकाजी महिलाएं और घरेलू महिलाएं विशेष रूप से इस फैसले से प्रभावित हो रही है। एक प्रदर्शनकारी महिला ने कहा कि सरकार को आम जनता की तकलीफें दिखाई नहीं देती। हर महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता है। अब ये नई बढ़ोतरी हमें और परेशान करेगी। महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए। पहले था वैसे ही रहना चाहिए। जो मीडियम परिवार के लोग हैं वो टॉर्चर हो गए, और खासकर महिलाएं, स्कूल के बच्चे। इससे बेहतर तो टैक्सी और बस का तो बराबर ही किराया हो गया। तो टैक्सी में ही चले जाए आराम से, धक्के मुक्के क्यों खाएं हम बस में। और बसों की ऐसे कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी किराया तो जो पहले था वही होना चाहिए। मैम ये तो नहीं होना चाहिए था, ज़्यादा का रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम तो बच्चों को होगी जो स्कूल जाते हैं। उनको कौन देगा इतना डेली का 10 रुपीज़। ये तो मिनिमम 5 रुपीज़ ही होना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम फैमिली के बच्चे होते हैं उनके पास तो इतना किराया नहीं होता है, तो उनको पैदल घर से स्कूल पहुंचना वो तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो जो मीडियम फैमिली होगी वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यही होना चाहिए कि मीडियम किराया 5 रुपीज़। इसमें जनता का तो कोई वो नहीं है कि जनता को देख के बढ़ाया है, क्योंकि जनता तो अभी भी वही है जहाँ पहले थी। जनता में कोई वो नहीं हुआ है कि हाँ जनता बहुत ज़्यादा कमा रही है या कुछ भी है। जो मीडियम फैमिलीज है वो तो वहीं पे ही है अभी, तो इसलिए किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए। किराया तो 5 रुपीज़ ही होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला सचिवालय में प्रेस वार्ता में एवोकाडो की खेती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार एवोकाडो की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इस अवसर पर दीपक सिंह, जो एवोकाडो खेती पर एक पुस्तक के लेखक भी है, उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि एवोकाडो की खेती हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पूर्वक की जा रही है। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। मंत्री ने कहा कि एवोकाडो की खेती न केवल किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह प्रदेश की कृषि विविधता को भी बढ़ावा देती है। सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस लाभकारी खेती से जुड़ सके। अभी ये जो बुकलेट हमारे दीपक सिंह जी ने इसमें एवोकाडो के बारे में एक अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस ऑफ एवोकाडो फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश नाम से ये जो बुकलेट है इन्होंने अभी इसको लॉन्च किया है। अब इनके जो काफ़ी इसमें विस्तृत इन्होंने इसमें रिसर्च किया है, और एवोकाडो फार्मिंग इनके हिसाब से भी और हमने भी इसमें जो देखा है हिमाचल के खासकर सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए बहुत बड़ी एक ये जो है हमारे आर्थिक दृष्टि से इसकी जो बागवानी हम करेंगे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इसको लेकर अभी हम जो है हमारे पास HP शिवा प्रोजेक्ट है,
और MIDH का भी जो स्कीम है, इन दोनों में हम देखते हैं कि कैसे इसको हम आगे बढ़ावा दे सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस की ओर आकर्षित हो सकें। सॉरी, कुछ नया तो नहीं करना चाहते? अभी तो सेब का तो अभी थोड़ा समय है, पर दूसरे जो स्टोन फ्रूट्स है उसमें अब शुरुआत है। तो इसमें वैसे कोई विशेष, क्योंकि इसमें MIS बड़े कोई और है नहीं जी। तो सिर्फ यही है कि हमारी मार्केट जो यार्ड्स हैं वो जो HPMC ये जो आपके APMCs है वो इसको जो है चुस्त करके अगर किसानों को बागवानों को इसकी ज़रूरत पड़ती है मार्केट यार्ड्स के थ्रू जाने में तो उसके लिए हम जो है पूरी कोशिश करें। सर, अभी नुकसान हुआ उसकी रिपोर्ट आ गई? अभी जो नुकसान जो है पूरे जो है रिपोर्ट अभी उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है अब, क्योंकि ये जो है कोई एक साथ सब जगह पे नहीं हुआ है। कई जगह ओलावृष्टि कुछ हफ्ते पहले हुई, कुछ बाद में हुई है, तो सब जगह से मूल्यांकन कर रहे हैं सर। तो इसमें यही है कि जो फसल बीमा योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बागवान हैं उनको उसमें जो है उसका लाभ उठाना चाहिए। मेरा नाम दीपक सिंह है और बेसिकली मैं तो स्टोन फ्रूट फार्मिंग का स्पेशलिस्ट हूँ, पर 2 साल से मैं एवोकाडो पर बहुत डीप रिसर्च की है और मेरा समझना है कि हिमाचल का जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं राइट फ्रॉम कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, लोअर पोर्शंस ऑफ मंडी, इवन डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर में ये एवोकाडो पैदा हो सकता है। अब ये एवोकाडो जो फ्रूट है ये बेसिकली ब्लैंड है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है फ्रूट में, पर ये बहुत सबसे महंगा फ्रूट बिकता है। ये एक फ्रूट अगर मैक्सिकन हैज़ की बात करें तो एक फली अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये का मिलता है, पर जो दूसरी वैराइटीज़ हैं वो 200 रुपये किलो भी की प्राइसिंग है। अब ये एवोकाडो महंगा क्यों है? नंबर 1, इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है और जितने भी आदमी की डिजीज़ हैं, मेन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड इशू है, शुगर रिलेटेड इशू है, जितने भी है ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। सो इट्स रेफर्ड एज अ सुपर फ्रूट। इस लेवल का कोई सुपर फ्रूट नहीं है और कोविड के बाद इसकी जो डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो चुकी है बिकॉज ये अपने इम्यून सिस्टम को भी बहुत कंट्रोल करता है। पर ये जब भारत में आया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज ये पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज जो हमारे लोग हैं वो मीठा फल खाते हैं, तो जब इन्होंने फल खाया तो उनको ये इसका स्वाद नहीं अच्छा लगा। पर जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए ये साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गया। जो नीलगिरीज हैं चेन्नई, मदुरा, इन तमिलनाडु, बेंगलोर, मैसूर में इसकी खेती बहुत अच्छी लेवल पर हो रही है और हमारे हिमालयन में, ईस्टर्न हिमालयन में, सिक्किम में इसकी खेती काफ़ी पॉपुलर हो गई है। अब ये जो फ्रूट है, फ्रूट को हम बटर फ्रूट कहते हैं और ये मक्खन जैसा खाया जाता है, यानी कि ये इससे जो इसका जो गोदा होता है उसको हम बाहर निकालते हैं और जैसे ब्रेड में लोग मक्खन लगाते हैं वैसे ही इसको लगाया जाता है। तो इसको आप परांठे में, रोटी में मक्खन जैसा खाया जाता है और इसका शेक भी बनता है। तो दिस फ्रूट इज ईटन वेरी डिफरेंटली और इसमें टू ऐड टू फ्लेवर इसमें नींबू डालना पड़ता है, थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, देन इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ग्राम पंचायत सलवाहन के पाली गांव में बीते कल एक दिल दहला देने वाली घटना पेश आई। मकान और गौशाला जलकर राख हो गई है। यह भयानक अग्निकांड में गौशाला में बंधी एक गाय और एक बछड़ा जिंदा जल गया। घटना के समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि तो नहीं हुई। गरीब परिवार का सब कुछ जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के अनुसार मकान में सिलेंडर फटने के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मकान कच्चा होने और छत में लकड़ी के इस्तेमाल के कारण आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों ने बेहतर
प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पीड़ित भोलू राम पुत्र मोहनलाल सुबह सुबह ताला लगाकर मेहनत मजदूरी के लिए निकले थे, जबकि उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। हादसे में उनका पूरा घर और गौशाला जलकर राख हो गया। अब यह परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पटवारी भूषण गुलेरिया ने बताया कि प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर प्रभावित परिवार को 20,000 रुपए की फौरी राहत और 2 तिरपाल प्रदान किए गए हैं। शिमला में आज किसानों और नागरिकों ने जमीन बेदखली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शिमला के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े किसान और स्थानीय निवासी नागरिक सभा के तहत एकत्रित हुए और प्रशासन द्वारा की जा रही भूमि बेदखली की प्रक्रिया को असंवेदनशील और अन्यायपूर्ण बताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीनों को अवैध रूप से कब्जे में लिया जा रहा है और उन्हें अपनी आजीविका के लिए आवश्यक भूमि से वंचित किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं से उनके परिवारों की रोजी रोटी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। किसान और नागरिक सभा ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज करता है तो वे भविष्य में और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है, 20 मार्च को हजारों की तादाद में हर जिला से जो किसान है, बागवान है, गरीब दलित लोग हैं, वो विधानसभा पहुंचे थे अपनी समस्याओं को, जमीन और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर के। उस रैली के प्रभाव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कैबिनेट सब कमेटी के अन्य कैबिनेट मिनिस्टर थे, वहाँ स्टेज पे आए। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि इस पे ठोस रूप से एक्शन लिया जाएगा। हम धन्यवादी हैं विशेष रूप से ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी के, जिन्होंने तत्कालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद 3 डिवीजन लेवल के ऊपर कार्यशालाएं की ओरिएंटेशन के लिए, जिसमें सारे ये डीसीज, एसडीएम्स, तहसीलदार, डीएफओज, ऑफिसर आए। और उसके अलावा जो किसान सभा है, सेब उत्पादक संघ है, ज्ञान समिति, नागरिक सभा और अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें काम कर रही है, वो लोग भी उपस्थित हुए। उसमें एक शेड्यूल बनाया गया कि 31 मई तक इसे लागू किया जाएगा और जो कमेटीज बनी हुई है 17,000 लाख हिमाचल प्रदेश में, तो 17,000 उनको एक्टिवेट किया जाएगा। और हम ये समझते हैं उसके बाद 11 अप्रैल को माननीय जो ये वन विभाग है, उन्होंने एक ऐसी चिट्ठी निकाली जिससे पूरे हिमाचल में कंफ्यूजन पड़ गया। मंत्री जी के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और बाद में सीपीआईएम ने भी उसके अंदर हस्तक्षेप किया और उस चिट्ठी को वापस लिया गया 17 अप्रैल के। पर उसका बड़ा हिमाचल में नुकसान हो गया है, इसलिए जमीनी स्तर के ऊपर अभी जो शेड्यूल बना था वो लागू नहीं हुआ। हमारा ये मानना है आज ये धरना प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह के ऊपर हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीज़न में या ब्लॉक लेवल पे। और इसमें बरादराना संगठन भी जुड़े हुए हैं कि कानून बनने से या नीति बनने से केवल कुछ नहीं होगा, जब तक लोग संगठित होकर गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, शहरों में वार्ड के स्तर पर एक प्रयास नहीं करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन रखा गया। राजधानी शिमला में दृष्टिहीन संघ द्वारा किए गए चक्का जाम आंदोलन के दौरान घायल हुए व्यक्ति को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और घटना के संबंध में अपनी पीड़ा, अनुभव और सवालों को खुलकर साझा किया। दृष्टिहीन संघ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। संघ के सदस्यों ने सड़क जाम कर अपना विरोध भी जताया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। इसी दौरान धक्का मुक्की और अव्यवस्था के बीच दृष्टिहीन संघ का एक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो गया। चोटिल होने के बाद उन्हें आईजीएमसी अस्पताल भेजा गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की और कहा कि भीड़ में अचानक मुझे धक्का लगा और मैं गिर गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद सुरक्षा के उचित इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जी नमस्कार, मैं देवंत कुमार, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से। तो मैं बताना चाहूँगा, जब 27 तारीख को हमारा चक्का जाम था, उस टाइम पुलिस वालों के साथ थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन जब बाद में मैंने उन्हें मना भी किया धक्का देने को, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है मुझे धक्का दिया और
उन्होंने पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की और मुझे ये नीचे फेंक। लेकिन मैम अगर बचा रहे थे, आप खुद देखो मैं 100% ब्लाइंड हूँ, ठीक है। वो हॉस्पिटल में कहते हैं कि पुलिस वाले की इसने छलांग मारी है। यार मैंने छलांग मारी होती, मुझे क्या पता कि कहाँ से इसको पे कहाँ से जाएगा। वो खुद देखो आप 100% ब्लाइंड है, मिसिस भी 100% ब्लाइंड है, तो हमें तो बड़ा मुश्किल होता है। 1700 खर्चा मिलता है सरकार की तरफ से, उससे भी क्या ट्रीटमेंट कराएगी। आप खुद देखो 3-4 हज़ार की तो दवाई पड़ जाती है, कहाँ से इतना खर्चा करेंगे हम तो यही चाहते हैं कि भाई इसका खर्चा जब पुलिस प्रशासन ने ये हरकत की है तो या तो सरकार को बोले या पुलिस प्रशासन खुद खर्चा उठाए। लेकिन मैम सरकार प्रशासन खर्चा उठा रही थी वो तो ठीक है, लेकिन आप खुद देखो ना, जब मैं चल फिर नहीं सकता था ऐसे वक्त में उन्होंने छुट्टी ले ली, जबकि कुछ टाइम तो मुझे वहाँ पर और देना चाहिए था ट्रीटमेंट के लिए ताकि मैं थोड़ा सही हो सकूँ। आपने पूछा नहीं कि आपको जल्दी छुट्टी क्यों दी गई? मैंने तो पूछा लेकिन मेरी बात को इग्नोर किया गया। कि जैसे कि सभी को मालूम है, जो हमारा ये साथी घायल हुआ है ये बहुत ही संघर्षशील इंसान है। हमारा साथी नहीं, मेरा रिश्ते में रियल जीजा भी लगते हैं, परंतु शासन प्रशासन ने तो मिलजुल के जो रणनीति के तहत उनको घर भेजा, किसी दबाव में इनको घर भेजा। तो इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ।